और सोढ़ी साहब के पास रुख करता हूं। सोढ़ी साहब के पास में रुख करते समय मेरे पास 3 बिंदु हैं। सोढ़ी साहब, इसके संदर्भ में 3 अलग अलग पहलू बताए जाते हैं जिसके माध्यम में कहीं ना कहीं सत्य कहीं छुपा हुआ है। पहला पहलू तो यह आता है कि वर्तमान में एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो वस्तुतः मैतेई समुदाय के हितों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। कहीं ना कहीं यह महसूस किया जाता है, इसलिए सारी समस्या खड़ी हुई है। एक पहलू तो यह आता है। दूसरा पहलू यह बताया जाता है कि म्यांमार के साथ में सीमा जुड़ती है और म्यांमार के साथ जो सीमा जुड़ी हुई है उसमें ड्रग्स के कारोबार को लेकर हित जुड़े हुए हैं, स्वार्थ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस समस्या के मूल में है। दूसरी बात ये कही जाती है। और तीसरी और आखिरी बात ये कही जाती है कि मैतेई और कुकी साथ में रह ही नहीं सकते, और साथ में नागा को भी जोड़ ले तो कुल मिलाकर 2 परस्पर विरोधी समुदायों को एक राज्य में एक साथ रखने की कोशिश लंबे सिरे से नाकाम रही है और हम फिर भी उस कोशिश में जुटे हुए हैं। जरा तीनों दृष्टियों से अगर आप पहलू पर दृष्टि डालें तो हमें बड़ी मदद मिलेगी इस चर्चा को विस्तार देने में। जय हिंद डॉक्टर हिमांशु। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1947 में ऑंग सैन, जो कि वर्तमान म्यांमार राजनेता ऑंग सैन सुची के पिताजी थे, उन्होंने बयान दिया था कि अगर म्यांमार, तब म्यांमार को बर्मा कहते थे, कि अगर बर्मा की अनेकता और एकता के साथ खिलवाड़ किया गया, यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया गया, तो बर्मा ऐसा डूबेगा कभी उभर नहीं पाएगा। अगले ही साल 1948 में बर्मा को आजादी मिली। कुछ दिन पहले ऑंग सैन की हत्या कर दी गई। 1962 में जब मिलिट्री जुंता ने पहली बार म्यांमार में सत्ता हासिल की, तब उन्होंने वही किया जिसकी किताब ऑंग सैन ने दी थी। उन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ किया। उसका नतीजा यह कि आज म्यांमार टूटने के कगार पे है, जो उनके राष्ट्रपति ने पिछले साल नवंबर में बयान दिया। वहां इतना सिविल वॉर, अंदरूनी दिक्कत। मैं मानता हूं डॉक्टर हिमांशु जी, हर राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव जीतना उनका लक्ष्य होता है, उनकी प्राथमिकता होती है और उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन लोगों को बांट के इलेक्शन जीतना, लोगों के बीच में भेदभाव करना, लोगों की आपस में लड़ाई कराना, उन्हें इलेक्शन जरूर जिता देगा, लेकिन ये भारत को अंदरूनी रूप से बहुत बहुत खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। मैं आपके दर्शकों का से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले किताब जरूर पढ़ें। ग्रेट गेम ईस्ट की एक विदेशी नागरिक बर्टन लिंटन ने लिखी है और उन्होंने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ ये लिखा है कि चीन ये पूरे इलाके में अपना दबदबा कैसे बना रहा है। अगर हम आपस में लड़ेंगे, आपस में जनजातियों को बांटेंगे चुनावी फायदे के लिए, तो हमारे दुश्मन देश हमारा पूरा फायदा उठाएंगे और वो उठा भी रहे हैं। मैं पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 4 दिन के लिए मैं मणिपुर गया था। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी कि मणिपुर इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां पे जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिल मेरा बहुत दुखद हुआ वहां जाके, क्योंकि मैंने जब वहां स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना यह कि व्यक्तियों के बीच में इतना भेदभाव आ चुका है कि इसे सामान्य करने में 10 से 15 साल लगेंगे। अगर इतना लंबा अरसा लगेगा ये दोनों समुदायों को इकट्ठा करने का, तो ये तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे दुश्मन देश का चीन और पाकिस्तान, उनको वहां पे गड़बड़ करने के लिए। और जितना ये मणिपुर विवाद लंबा खिंचेगा, उतने हमारे दुश्मन देशों को आसानी होगी और प्रॉब्लम्स करने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी राजनीतिक पार्टी का अनुरोध करूंगा कि आप इलेक्शन जरूर जीतिए, लेकिन लोगों को इकट्ठा रखिए। और इस वक्त देश का एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मणिपुर क्राइसिस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, अन्यथा हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी।